हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और यूपी टेट की क्लासेस जो चल रही हैं आप अच्छे से देख रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने बात की थी बाल्यावस्था की। आप सभी जानते हैं कि हम लोग बात कर रहे थे बाल विकास की अवस्थाओं की, जिसमें शैशवावस्था के बारे में हमने जान लिया था, बाल्यावस्था के बारे में हमने जान लिया। आज की वीडियो में हम बात करेंगे किशोरावस्था की, कि किशोरावस्था जो बाल विकास की तीसरी स्टेज है, इसके बारे में हम जानेंगे कि इसमें शारीरिक विकास कैसे होता है, मानसिक विकास कैसे होता है, संवेगात्मक और भावात्मक ये सारे विकास जो है वो हम सभी इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। किशोरावस्था की अगर हम बात करें तो किशोरावस्था को इंग्लिश में एडोलेसेंस कहते हैं। अगर किशोरावस्था का टाइम पीरियड की हम बात करें तो 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बीच में जितने भी बच्चे आते हैं वो किशोरावस्था में कहलाते हैं। ये चीज़ समझ जाना कि टाइम पीरियड इसका क्या है, तो 12 साल से लेकर 18 साल तक इस एज के बीच के जितने भी ग्रुप में जो बच्चे आते हैं वो किस अवस्था में होते हैं, तो वो किशोरावस्था में होते हैं। एडोलेसेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एडोलोसियर से हुई है, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना। तो आप सभी को पता चल गया कि किशोरावस्था को एडोलेसेंस कहते हैं और इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, तो लैटिन भाषा के शब्द एडोलोसियर से हुई है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना, यानी कि मैच्योरिटी की ओर बढ़ना। क्योंकि बाल्यावस्था में बच्चा मैच्योर नहीं होता, उसे लगता है कि वो मैच्योर है, वो मैच्योर नहीं होता, लेकिन किशोरावस्था की तरफ जाते जाते वो मैच्योर होने लगता है। इसीलिए एडोलेसेंस का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, परिपक्वता की ओर बढ़ना। स्टेनले हॉल ने अपनी पुस्तक एडोलेसेंस में यह बताया कि किशोर में जो भी परिवर्तन होते हैं वे अचानक होते हैं और इनका पूर्व की अवस्थाओं से कोई संबंध नहीं होता। स्टेनले हॉल का नाम आप बहुत सुनने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। इन्हें किशोरावस्था का जनक भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आता है 1 नंबर में कि किशोरावस्था का जनक किससे कहा जाता है, 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, तो सही आंसर हो जाएगा आपका स्टेनले हॉल। तो स्टेनले हॉल ने एक बुक लिखी थी जो कई बार पूछी जाती है। इनकी पुस्तक का नाम है एडोलेसेंस। इन्होंने इसमें बताया था कि किशोर में, यानी कि जो इस एज के बच्चे होते हैं, उनमें जो भी परिवर्तन होते हैं वे अचानक होते हैं और इनका पूर्व की अवस्थाओं से कोई भी संबंध नहीं होता। जैसे उनकी दाढ़ी मूछें आ जाना लड़कों की, ठीक है, और भी जो चेंजमेंट होते हैं तो वो अचानक होते हैं, उनका बाल्यावस्था से या शैशवावस्था से कोई भी मतलब नहीं होता। ये कहना था स्टेनले हॉल का, ठीक है। तो उन्होंने अपनी पुस्तक में क्या कहा कि किशोर में जो भी परिवर्तन होते हैं वे अचानक होते हैं और इनका पूर्व की अवस्थाओं से कोई संबंध नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्टेनले हॉल को किशोरावस्था का जनक माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। नेक्स्ट कि बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच के काल को किशोरावस्था कहते हैं। अगर 1 नंबर में आता है किशोरावस्था क्या कहते हैं, अगर हो सकता है आपसे पूछ ले जाए कि बाल्यावस्था या प्रौढ़ावस्था या बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच के काल को क्या कहते हैं, तो क्या कहेंगे, किशोरावस्था कहेंगे। यह वह अवस्था है जिसकी शुरुआत यौवन से आरंभ होती है, जब यौन परिपक्वता और प्रजनन क्षमता प्राप्त हो जाती है। यानी कि किशोरावस्था की शुरुआत कब होती है, तो इसकी शुरुआत होती है यौवन से, प्यूबर्टी से इसकी शुरुआत हो जाती है, जब यौन परिपक्वता यानी कि सेक्सुअल मैच्योरिटी और प्रजनन क्षमता, रेप्रोडक्टिव एबिलिटी प्राप्त हो जाती है। यानी इसकी शुरुआत तब होती है जब हमें यौन परिपक्वता और प्रजनन क्षमता की क्षमता जो है वो प्राप्त हो जाती है। अब हम इसकी कुछ डेफिनेशन देखने वाले, परिभाषाएं देखने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में सीधी सीधी डेफिनेशन दी जाती है और पूछ लिया जाता है कि ये कथन किसका है। तो पहली जो परिभाषा है वो है स्टेनले हॉल की। स्टेनले हॉल ने कहा कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान, तनाव व विरोध की अवस्था है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस डेफिनेशन है और ये कई बार एग्जाम में पूछी जाती है कि किसने कहा कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान, तनाव व विरोध की अवस्था है। तो ये स्टेनले हॉल ने कहा था। क्यों कहा था, क्योंकि बच्चों में, इस एज के बच्चे जो होते हैं उनमें बहुत सारे चेंजमेंट होते हैं, शारीरिक चेंजमेंट होते हैं, मानसिक रूप से चेंजमेंट होते हैं, वो करियर पर ध्यान देने लगते हैं, तो बहुत सारी जो है दिक्कतें आती हैं इस एज में। तो इसलिए स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को बड़े संघर्ष, तूफान, तनाव व विरोध की अवस्था माना। नेक्स्ट जो है डेफिनेशन वो है किलपैट्रिक की। किलपैट्रिक ने क्या कहा किशोरावस्था के बारे में, तो उन्होंने कहा कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। सिंपल सा है लेकिन आ सकता है, क्योंकि सीधा सीधा सरल जो डेफिनेशन होती है वो ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, किसने कहा, तो किलपैट्रिक ने कहा। तो क्या याद कैसे करेंगे, किल मतलब होता है मारना, तो कह सकते हैं कि अगर कोई मारपीट कर रहा है तो बहुत सबसे कठिन समय होता है वो, तो याद कर सकते हैं कि किलपैट्रिक ने कहा कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। उसके बाद जो नेक्स्ट है रॉस का कथन। रॉस ने कहा कि किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। ये क्यों कहा उन्होंने, क्योंकि कई हरकतें हम लोग क्या करने वाले थे इसमें, किशोरावस्था के जो बच्चे होते हैं वो वही हरकतें करते हैं जो शैशवावस्था में हम करते थे, अनजान बनने की, नादान बनने की, ठीक है, जानते हैं कि चीज़ें हमारे लिए गलत हैं फिर भी हम वो कर रहे हैं। तो इसलिए रॉस ने कहा था कि किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, यानी कि जो शैशवावस्था में हरकतें हम लोगों की थी वही किशोरावस्था में भी ये लोग करते हैं, इसलिए किशोरावस्था को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति कहा था रॉस ने।
नेक्स्ट जो कथन है वो है जर्सील्ड का। जर्सील्ड ने क्या कहा, किशोरावस्था वह समय है जिसमें एक विचारशील व्यक्ति बचपन से परिपक्वता की ओर बढ़ता है। सिंपल सा है, याद रखना कि बचपन से परिपक्वता की ओर बढ़ने का किसने कहा, जर्सील्ड ने कहा। ठीक है, तो जर्सील्ड ने कहा कि किशोरावस्था वह समय है जिसमें एक विचारशील व्यक्ति बचपन से परिपक्वता की ओर यानी कि मैच्योरिटी की ओर बढ़ता है। ये जर्सील्ड का कथन था। WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या कहता है किशोरावस्था के बारे में, तो किशोरावस्था जीवन का वह चरण है जो 10 वर्ष से लेकर 19 वर्ष की आयु के बीच होता है। तो इन्होंने क्या किया, एक टाइम पीरियड बता दिया। वैसे हम लोग 12 से 18 मानते हैं, लेकिन WHO कितना मानता है, तो 10 वर्ष से लेकर 19 वर्ष मानता है। किसका टाइम पीरियड, यानी कि किशोरावस्था का टाइम पीरियड। तो हो सकता है एक नंबर में आपसे पूछ ले कि WHO किशोरावस्था का टाइम पीरियड कितना मानता है, 10 से 17, 10 से 18, 10 से 20, 12 से 18, ऐसे करके ऑप्शन होंगे। तो 10 वर्ष से लेकर 19 वर्ष की आयु को ये किशोरावस्था मानता है। तो याद रखना कि WHO ने क्या कहा कि किशोरावस्था जीवन का वह चरण है जो 10 से लेकर 19 वर्ष की आयु के बीच होता है। नेक्स्ट जो हमारी कथन है स्किनर की। स्किनर ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि किशोर को निर्णय लेने का कोई अनुभव नहीं होता। ठीक है, सिंपल सा है, पूछ लेगा कि किसने कहा कि किशोर को निर्णय लेने का कोई अनुभव नहीं होता, तो स्किनर ने कहा था। स्किनर ने कहा कि इस एज का जो बच्चा होता है उससे कोई भी डिसीजन लेने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता, क्योंकि वो उस काबिल अभी होता ही नहीं कि उसे एक्सपीरियंस हो चीज़ों के। जब प्रौढ़ावस्था में जाएगा तब जाके उसे एक्सपीरियंस हो पाएंगे कुछ चीज़ों के। इसीलिए स्किनर ने कहा था कि किशोरावस्था में किशोर को निर्णय लेने का कोई भी अनुभव नहीं होता। याद कर लेना, सिंपल सी डेफिनेशन है, जो हाईलाइट पॉइंट किए उन्हीं से याद कर लेना। जीवन का सबसे कठिन काल किलपैट्रिक, शैशवावस्था की पुनरावृत्ति रॉस, बचपन से परिपक्वता की ओर जर्सील्ड, 10 से 19 वर्ष की आयु WHO, निर्णय लेने का कोई अनुभव नहीं स्किनर। ठीक है, ऐसे करके याद कर लेंगे। और सबसे तनाव दनाव ये सब जो है ना, विरोध की अवस्था, ये किसने कहा था, स्टैनले हॉल ने कहा था। तो ये सारी डेफिनेशन आसान भी हैं, इन्हें अच्छे से याद कर लेना जो भी कथन है। अब हम पढ़ेंगे किशोरावस्था की विशेषताएं, कि किशोरावस्था की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं किशोरावस्था की। तो इससे पहला है कि बड़े दबाव तनाव तूफान व संघर्ष की अवस्था है। किशोरावस्था कैसी अवस्था है, तो बड़े दबाव तनाव तूफान और संघर्ष की अवस्था है। तो ये तो हमने देख ही लिया, ये किसने कहा था, स्टैनले हॉल ने कहा था। दूसरा है कि यह अमूर्त चिंतन की अवस्था होती है। अमूर्त चिंतन के बारे में मैंने आपको बताया था कि अमूर्त चिंतन वो चिंतन होता है जो चीज़ें हमारे सामने नहीं है फिर भी हम उसके बारे में सोच रहे हैं। बाल्यावस्था में क्या था, हम मूर्त चिंतन करते थे, यानी हम उसी चीज़ के बारे में सोच पाते हैं जो हमारे सामने उपस्थित है। लेकिन किशोरावस्था में हमारे अंदर वो एबिलिटी आ जाती है कल्पना करने की, कि हम उन चीज़ों के बारे में भी सोच लेते हैं जो हमारे सामने उपस्थित नहीं। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा कि आप अपने स्कूल में हैं, आप सपना देख रहे हैं, आंखें खुली हैं, फिर भी सोच रहे हैं कि काश हम स्कूल में बैठे होते, आतंकवादी आते, स्कूल में हमला करते, हम उन्हें बचाते, हीरो बन जाते। तो ऐसे करके कई सपने हम लोग देखते हैं। तो वो किशोरावस्था का ही टाइम पीरियड होता है जब हम ये सारे सपने देख रहे होते हैं। नेक्स्ट है समायोजन का अभाव, यानी कि इस एज में जो बच्चा होता है वो समायोजन नहीं कर पाता हर जगह। कभी उसकी मम्मी पापा से नहीं बन रही होती, कभी उसके दोस्तों से नहीं बन रही होती, कभी किसी से नहीं बन रही होती, तो वो इतनी जल्दी समायोजन नहीं कर पाता है, इतनी मैच्योरिटी होती नहीं उसके अंदर, तो उतने अच्छे से समायोजन नहीं कर पाता है हर कंडीशन में। नेक्स्ट है वीर पूजा व नायक पूजा की भावना। अब वीर पूजा और नायक पूजा क्या होता है, यानी कि हम इसमें क्या करते हैं, एक हीरो डिसाइड कर लेते हैं अपना। जैसे हमने क्या किया, विराट कोहली को हीरो मान लिया, MS धोनी को अपना हीरो मान लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, MS धोनी वाले विराट कोहली वालों को गालियां दे रहे हैं, विराट कोहली वाले MS धोनी को गालियां दे रहे हैं। अभी IPL चल रहा है तो आप देखते ही हैं, ठीक है। या किसी हीरो को, जैसे हमने सलमान खान, शाहरुख खान, किसी को भी हमने क्या करा, अपना हीरो मान लिया, तो हम उसके लिए दूसरों से लड़ रहे हैं। तो इस एज में ही ये सारी चीज़ें होती हैं कि वीर पूजा और नायक पूजा की भावना किसमें देखने को मिलती है, तो किशोरावस्था में। हम किसी को अपना आइडियल मान लेते हैं, उससे प्रेरित होने लगते हैं और उसके लिए हम कुछ भी करते हैं, ठीक है। तो ये भावना किसमें मिलती है, किशोरावस्था में। नेक्स्ट पॉइंट है कि बालक इसी अवस्था में सामाजिक स्वीकृति भी चाहते हैं, यानी कि बच्चा इस एज में अपने आप को बहुत ज़्यादा मैच्योर समझता है और वो चाहता है कि वो जो भी डिसीजन ले, घर वाले और भी जो लोग हैं उसके साथ हाँ में हाँ मिलाएं, ठीक है। तो ये सामाजिक स्वीकृति है कि बच्चा ये चाह रहा है कि मैं बहुत मैच्योर हूँ भाई, मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ, अगर मैंने डिसीजन लिया कि मुझे MBA करना है, DLED नहीं करना है, तो मुझे MBA के लिए रुपये दिया जाए और घर वाले हाँ में हाँ मिलाएं, यानी कि सामाजिक स्वीकृति चाहता है। अगर वो चाह रहा है कि वो लव मैरिज करना चाहता है तो घर वाले हाँ में हाँ मिला दें कि हाँ भाई लव मैरिज कर लो तुम, तो ये होता है सामाजिक स्वीकृति। नेक्स्ट है एज ऑफ ब्यूटी। एज ऑफ ब्यूटी भी कहा जाता है किसे, किशोरावस्था को, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, अपने फैशन पे बहुत ध्यान देते हैं कि हमें ये वाली क्रीम यूज़ करनी है, ये वाला फेस वॉश यूज़ करना है, ये परफ्यूम डालना है, ठीक है, ड्रेसिंग सेंस हमारा अच्छा होना चाहिए। तो एज ऑफ ब्यूटी भी किसे कहा गया, किशोरावस्था को कहा गया। इस एज में जो लड़कियाँ होती हैं वो भी काफ़ी सजने संवरने में टाइम वेस्ट करती हैं। जैसे कि आप इंस्टाग्राम वगैरह देख सकते हैं,
या और भी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसमें ज़्यादातर जो लड़कियां मिलेंगी आपको वो किशोरावस्था की टाइम पीरियड की ही मिलेंगी। ठीक है, तो इसलिए इसे एज ऑफ ब्यूटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है दिवा स्वप्न या डे ड्रीम की आयु। तो दिवा स्वप्न वही होता है कि हम दिन में सपने देख रहे होते हैं, स्कूल में बैठे हैं, कुछ भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा, ऊपर से जा रही चीज़ें, हम सपने देख रहे हैं। ठीक है, टीचर पढ़ाता जा रहा है, आंखें खुली हैं, लेकिन हम सपने देख रहे हैं। तो दिवा स्वप्न की जो आयु होती है वो किस में आती है? किशोरावस्था में आती है, यानी कि हम कल्पना कर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है इसका संवेगात्मक अस्थिरता, क्योंकि इसमें मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। कभी हम बहुत खुश होते हैं तो कभी एकदम दुखी हो जाते हैं। आज के टाइम पे देख लो मूड स्विंग्स कैसे होते हैं। जैसे इंस्टाग्राम पे आप रील्स देख रहे हैं, कॉमेडी वाली रील्स आ रही हैं तो बहुत खुश हैं, अचानक से एकदम सैड शायरी वगैरह कोई आ गई, ठीक है, तो आप एकदम दुखी हो जाते हैं, एकदम सैड हो जाते हैं, आपको पता नहीं कौन याद आ जाता है, तो आप एकदम सैड हो जाते हैं। तो इसलिए इस एज को संवेगात्मक अस्थिरता भी कहा गया है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स अच्छे से याद कर लेना, ये विशेषताएं हो जाएंगी। अब हम बात करेंगे किशोरावस्था में शारीरिक विशेषताओं की, कि कौन कौन सी शारीरिक विशेषताएं, फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होता है, वो सारे हम देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है कि लंबाई तीव्र गति से बढ़ती है। तो किशोरावस्था में क्या होता है कि जो लंबाई होती है वो तीव्र गति से बढ़ती है, लड़के लड़कियों दोनों की होती, और लेकिन बढ़ती कब तक है? तो लड़कियों की जो लंबाई है वो 16 वर्ष तक पूर्ण हो जाती है, यानी कि लड़कियां 16 वर्ष की हो जाती हैं, तो उसके बाद उनकी हाइट नहीं बढ़ती है। और लड़कों की हाइट कितने तक नहीं बढ़ती? तो 18 वर्ष के वो हो जाते हैं तो उनकी हाइट जो होती है वो उतनी ही बढ़ती है। उसके बाद 20 साल तक बस थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी। जैसे लड़कियों की 16 से 18 मान लो आप कि 16 तक तो कंप्लीट हो जाती है, अगर थोड़ी भी बढ़नी होगी तो वो 18 तक बढ़ जाएगी। और लड़कों की 18 वर्ष मैक्सिमम होती है, उसके बाद अगर थोड़ी बहुत बढ़ेगी तो 19-20 तक बढ़ जाती है। ठीक है, उसके आगे नहीं बढ़ती है हाइट। हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो इस एज में जो हड्डियों की संख्या होती है वो 206 होती है सभी की। फिर है कि स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 28 हो जाती है। इसी एज में अकल दाढ़ भी आती है, जो दाढ़ होती है आपकी अकल दाढ़, तो वो भी इसी अवस्था के अंत तक आ जाती है। फिर है कि हृदय की धड़कन कैसी होती है? तो 72 पर मिनट रहती है। कितनी रहती है? 72 पर मिनट। इससे पहले वाले में क्या था बाल्यावस्था में? तो लगभग 80 से 90 थी। और लड़कों की आवाज़ इस एज में भारी हो जाती है, और लड़कियों की आवाज़ जो होती है वो कोमल होती है और थोड़ी पतली होती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना कि लड़कों की आवाज़ कैसी हो जाती है? भारी हो जाती है, और लड़कियों की जो आवाज़ होती है वो कोमल रहती है और थोड़ी पतली रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 6 पॉइंट, कि लगभग 16 वर्ष तक मस्तिष्क का विकास पूर्ण हो जाता है, यानी कि 16 की एज तक जितना भी हमारा मस्तिष्क का विकास होना होता है 100% वो हो जाता है। और लास्ट पॉइंट है इसमें कि यौन अंगों का विकास होता है, जैसे प्रजनन अंग, रेप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। लड़कों में दाढ़ी आ जाती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, और यौन अंग जो भी होते हैं वो अच्छे से विकसित हो जाते हैं इस एज तक। तो ये सारे शारीरिक विशेषताएं हो जाएंगी किशोरावस्था में जो लड़के हैं जो लड़कियां हैं उनकी, कि लंबाई तीव्र गति से बढ़ेगी, हड्डियों की संख्या 206 हो जाएगी, स्थायी दांत 28 हो जाएंगे, अकल दाढ़ भी आ जाएगी, लड़कों की आवाज़ भारी, लड़कियों की कोमल रहती है, हृदय की धड़कन 72 पर मिनट रहती है, लगभग 16 वर्ष तक मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है, और यौन अंगों का विकास हो जाता है किशोरावस्था में। अब हम बात करेंगे किशोरावस्था में मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट कैसे होता है। तो इसमें पहला पॉइंट है कि स्मृति का तीव्र विकास होता है, जो हमारी मेमोरी होती है उसका बहुत तेजी से विकास होता है। अब हमें चीज़ें लंबे टाइम तक याद रहती हैं, कई चीज़ें हम भूलना भी चाहते हैं लेकिन नहीं भूल पाते हैं, हमारे कई सारे गम होते हैं लेकिन हम उसे नहीं भूल पाते हैं। तो वो किशोरावस्था में ही देखने को मिलता है कि हम कई चीज़ भूलना भी चाह रहे हैं तब भी नहीं भूल पा रहे, इतनी अच्छी मेमोरी हो जा रही है, और कुछ चीज़ भूलना नहीं चाह रहे तो वो हो सकता है भूल भी जाए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, स्थायी स्मृति इसमें हो जाती है। कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा हो जाती है, कल्पना शक्ति इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हम 2 घंटे के लिए सो जाते हैं तो पूरी मूवी देख लेते हैं, ठीक है, सोते सोते। तो भैया की कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा हो जाती है। तीसरा कि मस्तिष्क की क्रियाशीलता बहुत बढ़ जाती है, हमारा दिमाग बहुत तेज़ी से काम करता है, कभी इस चीज़ में काम कर रहा है, कभी इस चीज़ में काम कर रहा है, कोई नया ऐप आया तो हम उसके बारे में बहुत जल्दी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं, चीज़ें जान लेते हैं, कोई नई चीज़ आती है, कोई नया गेम आता है उसे सीख लेते हैं। तो मस्तिष्क की जो क्रियाशीलता है वो काफ़ी बढ़ जाती है। फिर है कि विचार विमर्श यानी कि डिस्कशन तथा विश्लेषण क्षमता विकसित होती है। तो इस एज में क्या है, विचार विमर्श हम लोग करते हैं, डिस्कशन करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, कि हमें गोवा घूमने जाना है, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर रहे हैं, फिर प्लान फेल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती है कि हम लोग काफ़ी चीज़ें डिस्कस करते हैं किसी भी पॉलिटिक्स के ऊपर या किसी भी टॉपिक के ऊपर, विश्लेषण क्षमता हमारी बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये काफ़ी विकसित होता है किशोरावस्था में। फिर नेक्स्ट पॉइंट है फ्यूचर प्लानिंग, कि हम फ्यूचर प्लानिंग करते हैं किशोरावस्था में, कि आगे से 10 साल बाद हम कहाँ पर होंगे, अपने आप को कहाँ पर देख रहे हैं, हमें किस स्ट्रीम में जाना चाहिए, हमें क्या लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम किस में देखते हैं, फ्यूचर प्लानिंग, तो वो किशोरावस्था में करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि रुचियों तथा अभिव्यक्ति का तेजी से विकास होता है। तो इस एज में क्या होता है कि रुचियों का और अभिव्यक्ति का बहुत तेजी से विकास होता है, हम नई नई चीज़ों में इंटरेस्ट पाल लेते हैं। पहले छोटे होते हैं तो हम सोचते हैं हम क्रिकेटर बनेंगे, फिर बड़े होते हैं कि नहीं डॉक्टर बन जाते हैं, फिर लगता है कि नहीं डॉक्टर हमारे बस का नहीं है, बहुत पढ़ना पड़ेगा, तो हम इंजीनियर बनने की सोचते हैं, फिर सोचते हैं कि इंजीनियर तो फालतू बैठे हैं, कोई फायदा नहीं, फिर हम डीएलएड कर लेते हैं और टीचर बनने का सपना देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो हमारे इंटरेस्ट जो होते हैं वो टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं। ये चीज़ हो गई। अब हम बात करेंगे किशोरावस्था में सामाजिक विकास की, यानी कि सोशल डेवलपमेंट कैसे होता है किशोरावस्था में।
तो पहला पॉइंट है कि विषमलिंगी आकर्षण बढ़ने लगता है। विषमलिंगी आकर्षण समझ रहे हैं ना, कि लड़का जो है वो लड़कियों को देख के अट्रैक्ट होगा और जो लड़कियां जो होंगी वो लड़कों को देख के अट्रैक्ट होंगी। ये किशोर अवस्था में देखने को मिलता है। जबकि बाल्यावस्था में क्या था, उल्टा था, हम दोनों एक दूसरे से चिढ़ रहे थे। लड़के लड़कियों से चिढ़ते हैं, लड़कियां लड़कों से चिढ़ती हैं, ठीक है। और दोस्त भी जो होते हैं वो सेम में रहते हैं, जैसे लड़कों का लड़कों में दोस्त रहेगा, लड़कियों का लड़कियों में रहता है। लेकिन किशोर अवस्था में जस्ट अपोजिट हो जाता है। वैसे अभी क्या है, सोशल मीडिया का टाइम है, तो वो बाल्यावस्था में भी वो चेंज होने लग गया है, लेकिन अभी भी उतना हम नहीं पढ़ते उस चीज़ को। तो वो अब हम जो मानते हैं वो किशोर अवस्था में ही मानते हैं, ठीक है, कि विषमलिंगी आकर्षण बढ़ने लगता है। दूसरा पॉइंट है कि आत्मसम्मान की भावना तीव्र होती है। अब हम आत्मसम्मान के लिए बहुत जीने लग गए हैं कि हमें बेइज्जती बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। आज के टाइम पे अगर कोई बेइज्जती कर देता है तो हम मारने पे आ जाते हैं, पीटने पे आ जाते हैं, ठीक है, मरने मराने पे आ जाते हैं। तो ये चीज़ है कि आत्मसम्मान की भावना जो बहुत ज़्यादा होती है किशोर अवस्था के बच्चों में, कि आप किसी के सामने इंसल्ट नहीं कर सकते, वो बुरा मान जाएगा, तो टीचर पर ही हाथ उठा देते हैं। तो ये कई चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिर है कि नेतृत्व क्षमता का भी विकास होता है। हम क्या करते हैं, नेता बनने की कोशिश करते हैं किसी भी चीज़ में, कि हमें नेतृत्व का अगर काम मिलेगा तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी, ये सारी चीज़ें। तो नेतृत्व क्षमता होती है बहुत अच्छी हो जाती है, उसका भी बहुत अच्छे से विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि दोस्तों के प्रति निष्ठा। हम बहुत लॉयल होते हैं अपने दोस्तों के प्रति। हम घर वालों से झूठ बोल सकते हैं लेकिन दोस्तों से झूठ नहीं बोलते हैं। कहीं भी जाना होगा तो दोस्तों के साथ जाएंगे, कहीं भी आना होगा दोस्तों के साथ। कभी कभी 12-12 बजे तक आ रहे हैं, दोस्तों के साथ घूम रहे हैं रात में। तो ये सारी चीज़ें होती है कि दोस्तों के प्रति काफ़ी निष्ठा होती है इस एज में। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि समाज सेवा की भावना विकसित होती है। अब इसी एज में समाज सेवा है उसकी भी भावना विकसित हो जाती है। हम चाहते हैं कि समाज में अच्छे अच्छे हम काम करें, गरीब हैं तो उन्हें रुपए दे दें, भले ही हम खुद गरीब हों, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि दूसरे को हम हेल्प करें। तो ये सारी जो भावनाएं हैं वो किस में आती हैं, किशोर अवस्था में आती हैं। फिर लास्ट पॉइंट है कि अच्छे बुरे तथा नैतिक निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो जाता है। अब इस एज में हम अच्छे से जान जाते हैं चीज़ों को, क्या चीज़ हमारे लिए अच्छी है, क्या चीज़ हमारे लिए बुरी है। फिर भी हम बुरी चीज़ों में फंस जाते हैं, पता हमें सब होता है। नैतिक निर्णय हम ले लेते हैं, लेकिन उसकी क्षमता भी बहुत अच्छे से विकसित हो जाती है, लेकिन फिर भी हम गलत ही काम करते हैं। जिसमें हमें सुकून मिलता है हम वही करते हैं। तो भले ही कितनी भी समझ विकसित हो जाए, लेकिन हम वही काम करते हैं जिसमें हमें अच्छा लगता है। तो ये सारे सामाजिक विकास हैं किशोरावस्था में। अब हम बात करेंगे किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास की, यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होते हैं, कौन कौन से संवेग आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें। तो किशोरावस्था में तीव्र संवेगात्मक विकास होता है। कैसा विकास होता है, तो तीव्र संवेगात्मक विकास होता है किशोरावस्था में। प्रेम, दया, क्रोध, सहानुभूति आदि संवेग किशोर प्राप्त कर लेता है। यानी कि इस एज में सारे संवेग आ जाते हैं बच्चे में। वो प्रेम भी दिखा सकता है, दया भी दिखाएगा, लोगों के प्रति दया भी आती है उसे, गुस्सा भी आता है, सहानुभूति भी आती है। तो ये सारे संवेग किशोर प्राप्त कर लेता है। संवेगों में प्रबलता होने के कारण वह इन पर कंट्रोल नहीं कर पाता, जिस कारण संवेगात्मक अस्थिरता होती है। यानी कि संवेग तो बहुत सारे हैं लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। कब उसे गुस्सा होना है तो वो गुस्सा पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। किसी बात पे घर से लड़ाई हो गई, अब वो गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा, अपनी गुस्सा दूसरों पे भी उतार दे रहा है। तो ये चीज़ें किस में देखने को मिलती हैं, किशोर अवस्था में देखने को मिलती हैं कि संवेगों में बहुत ज़्यादा प्रबलता होने के कारण वह इन पर नियंत्रण नहीं रख पाता या कंट्रोल नहीं रख पाता, जिस कारण संवेगात्मक अस्थिरता होती है। दूसरा क्या है पॉइंट, काम भावना यानी कि सेक्सुअल ड्राइव्स का विकास तेजी से होता है। तो इसमें जो सेक्सुअल ड्राइव्स होती हैं जो बाल्यावस्था में कम हो जाती हैं, शैशवावस्था में ज़्यादा होती हैं, और फिर उसके बाद दोबारा से किशोर अवस्था में ज़्यादा हो जाती हैं। यानी कि शैशवावस्था में ज़्यादा, बाल्यावस्था में कम हो जाती हैं, और उसके बाद किशोर अवस्था में फिर से बढ़ जाती हैं सेक्सुअल ड्राइव्स जो होती हैं। फिर तीसरा पॉइंट है कि क्रोध, भय, घृणा, ईर्ष्या, प्रेम आदि इमोशन तीव्र होते हैं। यानी कि बहुत तेज़ी से ये इमोशन जो होते हैं वो दिखते हैं और हमारे अंदर रहते हैं किशोर अवस्था में। यानी कि गुस्सा हमें बहुत आएगा, हमें डर भी बहुत लगेगा चीज़ों को जब भी हम गलत करेंगे, हमें घृणा भी होगी कुछ लोगों से बहुत ज़्यादा, हम जलन भी करेंगे बहुत ज़्यादा बहुत से लोगों से, प्रेम भी हमें बहुत होगा किसी ना किसी से। तो ये सारे जो इमोशंस होते हैं वो काफ़ी तीव्र होते हैं किशोर अवस्था में, ठीक है। तो हमने संवेगात्मक विकास यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट भी देख लिया किशोर अवस्था में। अब एक चीज़ जो नोट करने वाली है, 1 नंबर में आपसे पूछ सकता है कि बालकों में एक ग्रंथि पाई जाती है, उसका नाम होता है ऑडिपस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो ऑडिपस। और इस ग्रंथि के कारण बालक यानी कि लड़के अपनी माँ को अधिक चाहते हैं। लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जा रही है, ऑडिपस। इसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं, अपनी माँ को ज़्यादा प्यार करते हैं, अपनी माँ को ज़्यादा पसंद करते हैं। और जहाँ लड़कियाँ होती हैं, लड़कियों के अंदर जो ग्रंथि पाई जाती है उसका नाम होता है इलेक्ट्रा या इलेक्ट्रा, ठीक है। उस ग्रंथि के कारण वो अपनी पिता को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। तो आपने देखा होगा कि लड़कियाँ मोस्टली अपने जो पिता होते हैं उन्हें ज़्यादा पसंद करती हैं, और जो लड़के होते हैं वो अपनी माँ को ज़्यादा पसंद करते हैं। उसका रीज़न आपको समझ में आ गया, क्योंकि लड़कों में ऑडिपस ग्रंथि है और लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि है, इसलिए लड़कियाँ अपने पिता को और लड़के अपनी माता को ज़्यादा पसंद करते हैं। कैसे याद रखेंगे कि लड़कों के पास ऑडी होती है, और जो ऑडी होती है इसलिए वो अपनी माँ को ज़्यादा पसंद करते हैं, और जो लड़कियाँ होती हैं वो इलेक्ट्रॉल पी लेती हैं, तो मतलब ऐसे करके कुछ भी बना लेना, इसलिए वो अपनी पिता को ज़्यादा पसंद करती हैं, ऐसे करके, ठीक है। और किशोरावस्था में भाषा विकास हम देख लेते हैं कि लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे होता है, भाषा विकास कैसे होता है किशोरावस्था में। पहला पॉइंट है कि अमूर्त चिंतन तथा भाषा,
यानी कि अमूर्त चिंतन हम इसमें करने लगते हैं, यानी कि उन चीज़ों के बारे में भी चिंतन कर लेते हैं जो हमारे सामने उपस्थित नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप आतंकवादियों से स्कूल को बचा रहे हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, जिन चीज़ों को नहीं देख पाते उनके बारे में भी बातें कर लेते हैं। कई सारे टॉपिक हैं, आप सोच सोच के कहानियाँ लिखने लगते हैं। आपने भली वो चीज़ें नहीं देखी, लेकिन आप क्या करेंगे, उपन्यास लिखने लग जाएंगे। उपन्यास पढ़ने की आदत हो जाएगी आपको, कई सारी स्टोरीज पढ़ने की आदत हो जाएगी। तो इससे क्या होता है कि अमूर्त चिंतन और भाषा बहुत अच्छी हो जाती है आपकी। दूसरा कि शब्द भंडार में विविधता। शब्द भंडार इतना अच्छा हो जाता है आपका कि आप डिफरेंस भी कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ क्या कहना चाह रही है, ठीक है। तो डिफरेंस कर लेते हैं शब्दों में, ये शब्द भंडार में विविधता कहलाती है। फिर तीसरा है सांकेतिक तथा गुप्त भाषा, यानी कि आप कोड लैंग्वेज का भी यूज़ कर लेते हैं। आपको कोई चीज़ बतानी तो आप कोड लैंग्वेज के द्वारा भी बता सकते हैं। जैसे आज के टाइम पे सोशल मीडिया चल रहा है, तो सोशल मीडिया में हम क्या करते हैं, कई सारी चीज़ें कोड लैंग्वेज में बता देते हैं। हमें नहीं बतानी होती दूसरों को, हम नहीं चाहते कोई हमारे मैसेज पढ़ ले, तो हम अपने दोस्तों को कोड लैंग्वेज में बता देते हैं। दोस्त समझ जाता है भाई। दोस्त को आप कोई इशारा भी करेंगे ना, वो आप पास में खड़ा होगा, आप इशारा कर देंगे, वो तब भी समझ जाएगा, बाकी लोग नहीं समझ पाएंगे। तो यही कोड लैंग्वेज कहलाती है। ये किशोर अवस्था में अच्छे से इसका विकास हो जाता है। फिर है कि सोशल मीडिया में इमोजी की जो लैंग्वेज होती है, उससे भी काफ़ी चीज़ें आ गई हैं कि जो नए नए शॉर्टकट्स रहे हैं या जो भी इमोजी वगैरह हैं, तो उनकी लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा भाषा विकास हुआ है बच्चों का। फिर पांचवा पॉइंट है कि पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है जहाँ भाषा तर्क के आधार पर बनती है। तो पियाजे ने क्या कहा, जब बच्चा इस एज में होता है किशोर अवस्था में, तो वो कौन सी अवस्था होती है, तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। पियाजे के अनुसार जो किशोर अवस्था की एज है वो औपचारिक संक्रियात्मक की अवस्था कहलाती है, जहाँ जो भाषा होती है बच्चा वो तर्क के आधार पर सीखता है, ठीक है। तर्क वितर्क करता है, उसके आधार से वो क्या करता है, भाषा को सीखता है। और लास्ट पॉइंट है इसमें साहित्यिक रुचि। साहित्यिक रुचि यानी कि लिटरेसी इंटरेस्ट। साहित्यिक रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हम नई नई कॉमिक्स पढ़ने लगते हैं। कभी हम नागराज की पढ़ रहे हैं, कभी सुपर कमांडो ध्रुव की पढ़ रहे हैं, राज कॉमिक्स पढ़ रहे हैं, कहीं गोदान पढ़ने लग गए, ठीक है, प्रेमचंद की पढ़ने लग गए, या इतनी सारी बहुत सारी बुक्स वगैरह हैं वो हम पढ़ने लगते हैं। तो साहित्यिक रुचि बढ़ती है, तो उससे क्या होता है, नए नए हमें शब्द मिलते हैं और नई नई चीज़ें हम सीखते हैं। तो इस तरीके से किशोरावस्था में भाषा विकास होता है। अब हम क्या करेंगे, लास्ट में इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स देख लेते हैं जो किससे रिलेटेड होंगे, जो रिलेटेड होंगे आपकी किशोरावस्था से। देख लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं। अगर ये पॉइंट्स आपको पेपर में देखने को मिलते हैं, आप सीधा सीधा समझ सकते हैं कि बात किसकी हो रही है, किशोरावस्था की बात हो रही है। तो इसमें जो पहला पॉइंट है आपका, वो है आपका पहचान बनाम भूमिका द्वंद्व, यानी कि आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। ये किसका चरण है, तो ये इरिक्शन ने दिया था, मनोसामाजिक सिद्धांत इन्होंने दिया था, उसी का एक चरण है पहचान बनाम भूमिका द्वंद्व। इसका जो टाइम पीरियड था वो 12 से 18 था, यानी कि किशोरावस्था में ही आता है। इसके बारे में देखिए नीचे मैंने लिखा भी है कि इस एज में बच्चे करते क्या हैं, खुद से सवाल करते हैं कि मैं कौन हूँ, अपनी अलग पहचान बनाने की वो कोशिश करते हैं। अगर उन्हें ये मौका नहीं मिलता तो उन पर सामाजिक दबाव अधिक होता है, तो वे भ्रमित होते हैं और उनमें असुरक्षा की भावना पैदा हो जाती है। इसलिए इसे पहचान बनाम भूमिका द्वंद्व कहा गया। अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। आपने भी कई बार सोचा होगा उस टाइम पे कि यार मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ भी तो नहीं कर रहा, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करके दिखाना है। तो उन्हें जब वो मौका मिलता है तो वो पहचान से हो गया। लेकिन अगर उन्हें वो मौका नहीं मिलता, उन पर सामाजिक दबाव और ज़्यादा पड़ता है, तो वे भ्रमित हो जाते हैं और उनके अंदर असुरक्षा की भावना पैदा हो जाती है। तो यही कहता है पहचान बनाम भूमिका द्वंद्व। दूसरा है आपका समस्या काल। तो समस्या काल इसे क्यों कहते हैं, आप सभी को पता है कि हम इसमें बहुत सारी समस्या क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। अपनी सोच को लेकर कई सारी समस्या क्रिएट कर देते हैं बच्चे। इसमें उन्हें लगता है कि वो मैच्योर हो गए हैं तो उन्हें डिसीजन खुद लेने चाहिए, हर चीज़ को लेकर डिसीजन खुद लेने लगते हैं, तो इसलिए इसे समस्या काल कहा गया है। तीसरा है संक्रमणकालीन आयु, यानी कि ट्रांजिशनल एज। होता क्या है, इसे क्यों संक्रमणकालीन आयु कहते हैं, क्योंकि ये किसके बीच में आ रही है, तो ये बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच की आयु है, इसलिए इसे संक्रमणकालीन आयु कहा भी जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जनन अवस्था। इसे जनन अवस्था कहते हैं क्योंकि जनन अंगों का विकास इसी में होता है। फिर है बसंत ऋतु। इसे बसंत ऋतु क्यों कहते हैं किशोरावस्था को, क्योंकि ये बहुत सुनहरी अवस्था इससे माना जाता है और कहा जाता है कि इसमें नए नए परिवर्तन होते हैं, चाहे वो बॉडी से रिलेटेड हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो मानसिक हो, ठीक है। तो कई तरीके के इसमें परिवर्तन होते हैं, इसलिए इसे बसंत ऋतु कहा जाता है, क्योंकि वो जो परिवर्तन होते हैं वो अच्छे होते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, बसंत ऋतु से कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट है परिकल्पना निष्कर्षणात्मक तर्क, यानी इसका मतलब क्या है कि इस बच्चा जो होता है इस एज में अनुमान लगाकर भी निष्कर्ष निकालने की क्षमता रखता है। कई बार हम क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि इसका ये आंसर होगा और वो आंसर होता है। तो किशोरावस्था में हम इस एज पे पहुंच जाते हैं, उन तर्कों पे पहुंच जाते हैं जिसमें हम अनुमान लगाकर भी क्या करते हैं, हल निकाल लेते हैं, निष्कर्ष निकाल लेते हैं किसी चीज़ का। नेक्स्ट पॉइंट है आत्मसम्मान की भावना। तो वो हमने पढ़ ही लिया कि इसमें आत्मसम्मान की भावना होती है, हमें बेइज्जती पसंद नहीं होती।
इज्जत चाहते हैं हम भी। कठिन काल, बहुत कठिन काल होता है, ये भी हमने जाना है। अमूर चिंतन यानी कि उन चीज़ों के बारे में सोचना जो हमारे सामने उपस्थित नहीं है, तो ये हमारा किस में आता है, किशोरावस्था में ही आता है। और लास्ट में आपका नायक की पूजा यानी कि हीरो वॉर्शिपिंग। इसमें होता क्या कि हम किसी को अपना नायक मान लेते हैं, चाहे विराट कोहली हो, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, ठीक है, किसी को भी अपना नायक मानते हैं और उसे पूजने लगते हैं, उसे अपना आइडियल मान लेते हैं, चाहे वो रतन टाटा हो या कोई भी हो, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। किशोरावस्था का जो हमारा टॉपिक था वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो हमने तीनों अवस्थाएं अच्छे से पढ़ ली हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो हमारे इन अवस्थाओं को प्रभावित करते हैं या बाल विकास को प्रभावित करते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।